हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में क्या होता है। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो लोड के दौरान जो आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब ये सिर्फ लोड के दौरान ही होता है, क्योंकि यदि हम नो लोड की बात करें तो नो लोड में हमारा आर्मेचर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जीरो करंट। जब आर्मेचर में करंट नहीं फ्लो करेगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा। जब फ्लक्स आर्मेचर में जीरो होगा तो मुख्य फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तथा आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा टॉपिक समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हम जो नए नए वीडियो डालें वो आप तक पहुंचते रहें। ये हमारा मेन फील्ड पोल है। जो हमारा पोल है इसमें एन और एस पोल हैं और यहाँ बाइंडिंग की गई है। और ये हमारा आर्मेचर है। ये हमारा ब्रश जहाँ लगा रहता है, ब्रश एक्सिस है। एमएनए पर हम ब्रश को लगाते हैं। यदि हम नो लोड की बात करें तो इसमें सिर्फ हमारा फील्ड फ्लक्स ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो इसमें से फ्लक्स नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर ट्रेवल करेगा। ये नो लोड का कंडीशन है। इसमें हमारा आर्मेचर में करंट जीरो होगा, जिससे फ्लक्स भी जीरो होगा और सिर्फ हमारा मेन फील्ड के कारण ही या मेन पोल के कारण ही हमारा फ्लक्स का फ्लो होगा। अब यहाँ हम दो सिंबल का यूज करेंगे, एक क्रॉस का और दूसरा डॉट का। क्रॉस का मतलब है कि करंट हमारी अंदर जा रही है और डॉट का मतलब है कि करंट हमारी बाहर आ रही है। अब हम यहाँ इसका रोटेशन ज्ञात करने के लिए और करंट की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग करेंगे। ये फ्लक्स की डायरेक्शन है तो इसको इस उंगली से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाली जो उंगली है ये हमारा रोटेशन को दिखाएगा और ये वाला जो उंगली है ये करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप कुछ इस तरह से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये ऐसे। ये जो होगा रोटेशन हो जाएगा हमारा डीसी जनरेटर का। जैसा कि जब हमने रूल लगाया था तो एक करंट इनवर्ड शो कर रहा था अंदर की तरफ। और जैसा कि हमने बताया कि अंदर की तरफ जब करंट जाएगी तो हम क्रॉस सिंबल का यूज करेंगे, तो यहाँ हम क्रॉस का यूज करते हैं। अब जब करंट इस तरफ से जा रही है तो इस तरफ से बाहर आएगी दूसरे साइड से, तो इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट, और जब करंट फ्लो होगा तो इसमें भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो कि फ्लक्स हम कार के स्क्रू रूल से ज्ञात करेंगे। कार के स्क्रू रूल के अनुसार जैसा कि यहाँ क्रॉस है तो इसका मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो हम अंगूठा अपना इस करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तथा इसको एक पेंच की तरह घुमाएंगे, जिससे हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह होगा, ऐसे।
इसी तरह से इसमें भी हम लगाएंगे कार्कस्क्रू रूल। तो यहाँ करंट बाहर आ रही है तो हम अपने अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ रखेंगे तथा इसको ऐसे घुमाएंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से इसमें दिख रही है, ये ऐसे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो हमारा मेन फ्लक्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, वह इस आर्मेचर फ्लक्स को यहाँ आधे साइकिल में इधर हाफ पोल में तो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको भी इधर जाना है, इस मेन फ्लक्स को भी इधर जाना है और आर्मेचर फ्लक्स भी इधर जा रहा है। लेकिन यहाँ आधे डिस्टेंस के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन नीचे हो जा रही है और इसको सीधा जाना है तो यहाँ इसका अपोज कर दे रहा है या इसको प्रभावित कर रहा है। इसी तरह से इधर भी आप देख सकते हैं जो जहाँ करंट बाहर की तरफ आ रही है वहाँ यहाँ मेन फ्लक्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ इसको प्रभावित कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसको जाने में सहायता कर रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, उसकी भी यही है। तो इस तरह से हमारा आर्मेचर फ्लक्स जो है मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है। जब ये आर्मेचर फ्लक्स इस मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है तो आइए देखते हैं कि उसका डायग्राम किस तरह से होगा। जैसे हमने ऊपर वीडियो में बताया कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जो आर्मेचर फ्लक्स है जो मेन फ्लक्स को प्रभावित करेगा, तो ये जो मेन फ्लक्स है ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से फ्लो होगा। थोड़ा सा तिरछा होके फ्लो होता है और हमारा जो एमएनए वाली लाइन होती है वो शिफ्ट हो जाती है। जैसा कि हम नो लोड के केस में देख रहे थे कि वो जीएनए एमएनए एक ही एक्सिस पर थे, क्यू एक्सिस पर, और यहाँ पर एमएनए हमारा शिफ्ट हो जा रहा है। जैसा कि यहाँ मेन फ्लक्स ये है और आर्मेचर फ्लक्स यहाँ होता है, तो मेन फ्लक्स जो होता है इसमें आर्मेचर फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है या अग्रगामी होता है मेन फ्लक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, जिसे हम फाई आर कहते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा जीएनए और एमएनए एक ही एक्सिस पर था, लेकिन जब मेन फ्लक्स यहाँ था तो हमारा एमएनए इससे 90 डिग्री पर था, लेकिन जब हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ चला आया आर्मेचर रिएक्शन के कारण तो हमारे एमएनए जो होता है यहाँ से शिफ्ट हो जाता है 90 डिग्री पर इससे, तो एमएनए हमारा यहाँ आ जाता है न्यू एमएनए। यदि आपको जीएनए एमएनए का लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आप और आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। नो लोड के केस में हमारा जीएनए और एमएनए एक ही एक्सिस पर बन रहा था, और जब हमारा लोड को हम कनेक्ट किए तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन हुआ, जिससे आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स है ये 90 डिग्री यहाँ शिफ्ट कर गया।
इसलिए जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा आया यहाँ आया। तो स्टार्टिंग के केस में हमारा जो GNA और MNA था एक ही एक्सिस पर था, लेकिन फिर बाद में शिफ्ट होने के कारण इससे 90 डिग्री पर MNA हमारा नया शिफ्ट हो गया, जैसा कि हम यहाँ दिखाया गया है। MNA यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब आइए देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हाँ, तो इफ़ेक्ट में पहला इफ़ेक्ट हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ आधे पोल में इसको सपोर्ट कर रहा है, इस फ्लक्स को, फील्ड फ्लक्स को, तथा दूसरे आधे पोल में इसका अपोज कर रहा है। तो जो पहला इफ़ेक्ट होगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन का, वो ये होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो आधे पोल में तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर दूसरे आधे पोल में घट जाएगा, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो आधे पोल में जितना इंक्रीज कर रहा है उससे ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण टोटल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेचुरेशन के कारण, जो कोर का सेचुरेशन होता है, इसके कारण यह उतना नहीं बढ़ पाता है जितना ये डिक्रीज करता है दूसरे पोल में। इसके कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमारा ऑलरेडी रिड्यूस कर जाता है, जिसको हम डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और जो दूसरा होता है, ये जो फ्लक्स वेव हमारा होता है वो डिस्टार्टेड हो जाता है और MNA शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ फ्लक्स डिस्टार्टेड हो गया, ये सीधे न जाके थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और MNA हमारा जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब यह MNA जो शिफ्ट होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जनरेटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हमारा MNA यहाँ था, फिर शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो MNA शिफ्ट होता है जनरेटर के रोटेशन की दिशा में होता है, और मोटर के केस में यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर ये मोटर का केस रहता तो यह इस डायरेक्शन में MNA शिफ्ट हो जाता मोटर के केस में, और जनरेटर के केस में उसके रोटेशन की डायरेक्शन में होता है। अब जो तीसरा मेन रीज़न होता है ये, इसमें जब हमारा MNA शिफ्ट कर जाता है, तो जैसे कि हमारा ब्रश हमने बताया कि यह MNA पर ही लगा रहता है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, जब MNA यहाँ था तो ब्रश यहाँ पर लगा था MNA पर। लेकिन एक बार अगर हम मशीन को डिज़ाइन कर दिए, ब्रश को यहाँ लगा दिए, तो अगर MNA हमारा शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ कुछ न कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, और MNA वह पॉइंट होता है जहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज 0 होता है। तो यहाँ जब वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो जब हम कम्यूटेशन करेंगे इसका, तो कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग होगा, जिससे हमारी मशीन की इफ़िशियंसी घट जाएगी। थैंक यू।